स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि पानी पानी होगा बिहार, 17 जिलों में भारी बारिश के आसार। जी बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और फिर वज्रपात की संभावना जताई है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे भीषण गर्मी और फिर उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और फिर खगड़िया समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और फिर खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री मानसून गतिविधियां तेज होने के कारण आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। वहीं पर शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या भी पैदा हो सकती है। फिलहाल बिहार के लोगों को अगले कुछ दिनों तक बदलते मौसम का सामना करना पड़ सकता है। सम्राट चौधरी कितने ताकतवर हो गए हैं, अंदाजा लगाएंगे तो उड़ जाएगी नींद। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को लेकर के चर्चा तेज है। एक मीडिया विश्लेषण में दावा किया गया है कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और फिर पार्टी के भीतर उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें बिहार की राजनीति में के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर लिया गया है। खास तौर पर मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उनकी भूमिका और फिर प्रभाव को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। रिपोर्ट में जिस तस्वीर का जिक्र किया गया है उसे सम्राट चौधरी की राजनीतिक स्थिति और फिर पार्टी नेतृत्व के भरोसे के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने उन्हें बिहार में अपने प्रमुख चेहरों के रूप में स्थापित किया है। हाल के महीनों में कई महत्वपूर्ण फैसलों और फिर राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका ने उनकी स्थिति को मजबूत कर दिया है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक ओपिनियन आधारित खबर है, न कि कोई आधिकारिक घोषणा या फिर तथ्यात्मक दावा। या किसी नेता की राजनीतिक ताकत का अंतिम आकलन चुनावी परिणामों, जन समर्थन और फिर राजनीतिक परिस्थितियों से ही होता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का प्रभाव पहले की तुलना में काफी बड़ा हुआ नजर आ रहा है। खान सर को लेकर के बिहार में सियासी बवाल शुरू, जानिए कैसे पलट गए कल तक तारीफ करने वाले राजनीतिक दल। दरअसल बात यह है कि बिहार में चर्चित शिक्षक खान सर को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन राजनीतिक दलों और फिर नेताओं ने पहले खान सर की लोकप्रियता और फिर शिक्षण शैली की तारीफ की थी, उनमें से कई अब हालिया विवादों के बाद उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद, एफआईआर और फिर सुरक्षा संबंधित मामलों ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने हाल की घटनाओं को लेकर के सवाल उठाए हैं। वहीं पर कुछ विपक्षी नेताओं ने भी खान सर के बयानों और फिर गतिविधियों की आलोचना की है। दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्र अब भी खान सर के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके पक्ष में सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। जहाँ फिलहाल मामला जांच और फिर कानूनी प्रक्रिया के दायरे से गुजर रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बदलते रुख ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच, प्रशासनिक कार्रवाई और फिर अदालत की कार्रवाई के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक और फिर सामाजिक असर कितना बड़ा होने वाला है। आशिक के साथ होटल में मिली पत्नी तो पति ने कर दी सरेआम कुटाई, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। दरअसल बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक होटल के बाहर पति पत्नी और फिर एक अन्य व्यक्ति के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पति को अपनी पत्नी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद मौके पर बहस शुरू हो गई। जब देखते ही देखते मामला बढ़ गया और वहां मौजूद लोगों की भीड़ भी जुड़ गई। जब मामला बिहार का ही बताया जा रहा है, बिहार के किसी शहर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की और फिर मारपीट जैसी स्थिति दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वीडियो की पूरी परिस्थितियां और फिर घटना से पहले क्या हुआ था इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जहां स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा सकती है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में रहकर के किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थान या फिर मारपीट या फिर हिंसा करना कानूनन अपराध हो सकता है। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप ने खान सर पर क्या क्या लगाए आरोप, एफआईआर की कॉपी आई सामने।
फैजल खान का बचना मुश्किल। दरअसल बात यह है कि पटना में चल रहे विवाद के बीच खान सर, जिनका वास्तविक नाम फैजल खान बताया जाता है, एक बार फिर से सुर्खियों में ही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पत्रकार अंजना ओम कश्यप से जुड़े आरोपों और फिर हाल ही में सामने आई एफआईआर को लेकर के राजनीतिक और फिर सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हुई है। एफआईआर में लगाए गए आरोपों को लेकर के विभिन्न पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, जबकि मामले की जांच जारी है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर में दर्ज आरोपों के आधार पर पुलिस कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, जहां हालांकि ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, अभी आरोप मात्र है और उनकी सत्यता का अंतिम फैसला जांच और फिर अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। यह मामले को लेकर के खान सर के समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष सक्रिय नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीतिक और फिर शिक्षा जगत में नई बहस छेड़ दी है। जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही है और फिर आने वाले दिनों में पुलिस की रिपोर्ट तथा अदालत की कार्रवाई से स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है, या तब तक किसी भी पक्ष को दोषी या फिर निर्दोष मानना जल्दबाजी होगी। मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करके बन गई 5 बच्चों की मां, अब 26 साल छोटे हिंदू प्रेमी संग मिलकर के मंदिर में सात फेरे। बिहार की अटपटी लव स्टोरी। दरअसल बात है कि बिहार से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 बच्चों की मां एक महिला ने अपने पहले पति से अलग होने के बाद अपने से 26 साल छोटे युवक के साथ मंदिर में शादी कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान एक गलत फोन कॉल के जरिए हुई थी, जिसके बाद बातचीत धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला पहले से शादीशुदा थी और उसके 5 बच्चे भी हैं। वहीं पर युवक की उम्र महिला से काफी कम बताई जा रही है। दोनों ने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद भी साथ रहने का फैसला किया। मामला तब सुर्खियों में आया जब महिला ने पुलिस से गुहार लगाई कि उसे अपने नए पति के साथ रहने दिया जाए। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया और फिर स्थानीय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि यदि दोनों बालिग हैं और फिर अपनी इच्छा से साथ रहना चाहते हैं तो फिर कानून के उनके अधिकारों की रक्षा करता है। वहीं पर इस अनोखी प्रेम कहानी को लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। खान सर का अस्पताल होगा सील, लोगों के साथ हो रहा था खेल, बस 15 दिनों में बंद होगा हॉस्पिटल। दरअसल बात है कि पटना में स्थित खान हेल्थ केयर अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अग्निशमन विभाग ने अस्पताल में सुरक्षा मानकों से जुड़े कई कमियां मिलने के बाद नोटिस जारी किया है। जांच के दौरान भवन में पर्याप्त आपातकालीन निकास, फायर सेफ्टी व्यवस्था और फिर अन्य जरूरी सुरक्षा उपायों में खामियां पाई गई है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन को इन कमियों को दूर करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो फिर अस्पताल के खिलाफ सीलिंग जैसी कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि अस्पताल सील भी हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि मरीजों और फिर कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और फिर नियमों का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है। हालांकि फिलहाल अस्पताल को सील नहीं किया गया है, उसे केवल कमियां दूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और फिर समय सीमा दी गई है। ऐसे में 15 दिनों में अस्पताल बंद हो जाएगा जैसी बातें अभी निश्चित नहीं है। आगे क्या कार्रवाई होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अस्पताल प्रशासन तय समय में सुरक्षा संबंधित खामियों को दूर करता है या नहीं। बिहार में गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री पर रोक, सरकार का एक्शन, गलत जमाबंदी होगी रद्द। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने गैर मजरूआ और फिर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, फर्जी दस्तावेज और फिर गलत जमाबंदी के मामले को लेकर के बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ निर्देश दिया है कि सरकारी श्रेणी की जमीनों की खरीद बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए और फिर जिन मामलों में नियमों के विरुद्ध जमाबंदी की गई है उनकी जाँच करके कार्रवाई की जाए। सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों के कारण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और फिर भूमि विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य भर में भूमि अभिलेखों की समीक्षा की जा रही है और फिर कई जिलों में संदिग्ध जमाबंदियों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी गैर मजरूआ या फिर सरकारी जमीन पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम की गई है तो फिर उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह सरकार का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना और भू माफियाओं पर नकेल कसना है। बिहार का सबसे बड़ा गंगा पुल बनकर के तैयार, 98% काम हुआ पूरा, जाने कब खुलेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा सबसे बड़ा पुल अब लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परियोजना का करीब 98% काम पूरा हो गया है और निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये पुल तैयार होने के बाद उत्तर और फिर दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को और आसान बनाएगा तथा लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। बताया जा रहा है कि पुल के साथ जुड़ी अप्रोच रोड और फिर अन्य
तकनीकी कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि बचा हुआ काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना के शुरू होने के बाद यात्रा का समय कम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और फिर कई जिलों के बीच संपर्क पहले से बेहतर हो जाएगा। ये पुल बिहार के सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। फिलहाल लोगों की नजरें इसके उद्घाटन की तारीख पर टिकी है। हालांकि अंतिम उद्घाटन की आधिकारिक तिथि का इंतजार है, लेकिन निर्माण की प्रगति को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये पुल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार में घरेलू गैस हुआ महंगा, आज से सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे इतने ज्यादा पैसे। दरअसल बात यह है कि किशनगंज समेत पूरे बिहार में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर देखने को मिल रहा है। नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को अब पहले के मुकाबले अधिक राशि चुका करके गैस सिलेंडर खरीदना होगा। जहां कीमत बढ़ने की खबर सामने आते ही आम लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ने वाला है। गैस एजेंसियों के अनुसार नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और फिर अब सभी बुकिंग बढ़ी हुई दरों पर ही दी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले बुकिंग कराई थी लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं मिली है, उन्हें भी नई दरों के अनुसार भुगतान करना पड़ सकता है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस के दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग और फिर गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है। वहीं पर उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से ही खाद्य पदार्थों और फिर अन्य जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ी हुई है। ऐसे में गैस सिलेंडर महंगा होना उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। फिलहाल नई दरें लागू हो चुकी है और फिर लोगों को अब बढ़ी हुई कीमत पर ही घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। नीतीश कुमार 40 साल बाद अचानक पहुंचे मौसी के घर, पूर्व सीएम को देख करके लोगों के खिले चेहरे। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक भावुक और फिर चर्चा में रहने वाला दौरा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार करीब 40 साल बाद अपनी मौसी के घर पहुंचे, जहां उन्हें देख करके परिवार के सदस्य और फिर स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक पहुंचने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और फिर सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने परिजनों से मुलाकात की है, जहां उनकी हालचाल जाना है और फिर कुछ समय परिवार के साथ बिताया है। लंबे समय बाद इस पारिवारिक मिलन ने लोगों का ध्यान खींचा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि इतने बड़े नेता बनने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने अपने रिश्तों को नहीं भुलाया है, जिसने लोगों के बीच सकारात्मक संदेश भी दिया है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दौरे की तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बिहार में खाली कर दे सरकारी जमीन, मंत्री का अल्टीमेट, होगा बुलडोजर एक्शन। जब बिहार सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग स्वयं जमीन खाली कर दें, जहां अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा। मंत्री ने कहा है कि कई संस्थानों पर सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं, जिन्हें हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन और फिर राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रही है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है, उन्हें नोटिस देकर के जमीन खाली करने को कहा जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद बुलडोजर कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम भूमिहीन गरीबों को जमीन उपलब्ध कराने और फिर सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए जरूरी है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति में बदलने या फिर फर्जी तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वे, दाखिल खारिज और फिर अतिक्रमण हटाने को लेकर के प्रशासन काफी सक्रिय है। ऐसे में सरकारी जमीन पर कब्जा किए लोगों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है। बिहार में मौसम बदलने से कम हुआ प्रदूषण, बेगूसराय, मुंगेर और फिर बेतिया की हवा सबसे साफ। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम के बदलते मिजाज का असर अब वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में हुई बारिश और फिर तेज हवाओं के कारण राज्य के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार बेगूसराय, मुंगेर और फिर बेतिया की हवा सबसे साफ दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने वातावरण में मौजूद धूल और फिर प्रदूषण कणों को काफी हद तक कम कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और फिर हवा की गति बढ़ने से वायु में मौजूद प्रदूषक तत्व नीचे बैठ जाते हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता है। कई शहरों में AQI संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया है। इससे सांस संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोगों और फिर बुजुर्गों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि केवल मौसम के सहारे प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, या इसके लिए दीर्घकालिक उपायों की भी जरूरत है। फिलहाल मौसम में बदलाव के कारण लोगों के कई जिलों में लोगों को स्वच्छ हवा मिल रही है और फिर आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने पर वायु गुणवत्ता में और सुधार देखने को मिल सकता है। बिहार में अनोखा भौकाल, अंतिम संस्कार में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला इलाका।
कानून की उड़ी धज्जियां। दरअसल बात यह है कि बिहार के एक इलाके में अंतिम संस्कार के दौरान हुई हर्ष फायरिंग का मामला चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतिम यात्रा और फिर दह संस्कार के दौरान कुछ लोगों ने खुलेआम फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर हथियार से फायरिंग की। आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई, क्योंकि ऐसी गतिविधियां किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। जब वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिर संबंधित लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर्ष फायरिंग को कानूनन अपराध माना जाता है और फिर इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और फिर पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करके आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। नीतीश कुमार से गन पॉइंट पर लिया गया इस्तीफा। आनंद मोहन के बयान से बिहार में मचा सियासी भूचाल। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गया जब पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने कहा है कि अतीत में नीतीश कुमार से गन पॉइंट पर इस्तीफा लिया गया था। जहाँ उनकी इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है और फिर विपक्ष और सत्तापक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। आनंद मोहन ने अपने संबोधन में कहा कि उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियां बेहद अलग थी और कई फैसले दबाव में लिए गए थे। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई भी नया दस्तावेज या फिर सबूत पेश नहीं किया है। वहीं पर इस बयान को लेकर के जदयू समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और फिर राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बताया जा रहा है। फिलहाल आनंद मोहन का ये बयान बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर चुका है। राज्य में पहले से ही कई राजनीतिक मुद्दों पर घमासान मचा हुआ है और फिर ऐसे समय में आया ये बयान सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर सकता है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्रवाई के बाद एक नर्सिंग होम को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जेमी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस नर्सिंग होम पर कार्रवाई हुई है उसका संबंधित राज्य सरकार के एक मंत्री के करीबी लोगों से बताया जा रहा है। प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन और फिर आवश्यक मानकों का पालन नहीं किए जाने के आरोप में कार्रवाई करते हुए भवन के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हरकत मच गया है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में बिहार सरकार अवैध निर्माण और फिर नियमों के विरुद्ध चल रहे संस्थानों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में संबंधित नर्सिंग होम की जांच की गई थी। जांच के दौरान कई अनियमितताओं की बात सामने आने के दावा किया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और फिर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डायबिटीज में पका आम खाना चाहिए या नहीं, जाने सेहत पर क्या असर होता है, सेवन का सही तरीका। दरअसल बात यह है कि गर्मियों में आम खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि क्या पका हुआ आम खाना सुरक्षित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार डायबिटीज़ के मरीज आम खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम श्रेणी में आता है, इसीलिए ये ब्लड शुगर को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाता, लेकिन अधिक मात्रा में खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डायबिटीज़ के मरीजों को एक बार फिर से लगभग आधा कप या फिर 80 से 100 ग्राम कटे हुए आम से अधिक नहीं खाना चाहिए। आम को खाली पेट खाने के बजाय भोजन के बाद या फिर मेवे जैसे बादाम और अखरोट के साथ खाना बेहतर माना जाता है। अवशोषण धीरे धीरे होता है और फिर ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी का खतरा कम हो जाता है। आम का जूस, शेक या फिर अतिरिक्त चीनी मिलाकर के बने उत्पादों से बचने की सलाह दी जाती है। डॉक्टरों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की डायबिटीज़ नियंत्रित है तो फिर वे सीमित मात्रा में पका आम अपने आहार में शामिल कर सकता है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और फिर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। बिहार के खिलाड़ियों की खुल गई लॉटरी, मेडल लाते ही मिलेगी नौकरी, जाने सम्राट सरकार का प्लान। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। नई खेल नीति के तहत बिहार सरकार मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना को और मजबूत करने की जा रही है। यह सरकार का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और बेहतर सुविधा दी जाए। इसके साथ ही राज्य में खेलों के विकास के लिए नए स्टेडियम और फिर आधुनिक खेल सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे बिहार के युवा खेलों की ओर अधिक आकर्षित होंगे और राज्य से राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। नई नीति के तहत पदक विजेता को सम्मानित करने के साथ साथ उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाने की योजना है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो फिर बिहार के खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिलेगा। लंबे समय से खिलाड़ी सरकारी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। अब सरकार की इस पहल से हजारों खिलाड़ियों में नई उम्मीद जगी है और फिर आने वाले समय में बिहार खेल के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है।
लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर लाठियां लेकर के डटे आरजेडी कार्यकर्ता, हर समय देंगे पहरा। दरअसल बात है कि बिहार में वीआईपी सुरक्षा को लेकर के चल रहे विवाद के बीच आरजेडी कार्यकर्ता पटना स्थित लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी के आवास के बाहर जुट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लेकर के पहुंचे और फिर उन्होंने दावा किया है कि वे अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए हर समय पहरा देंगे। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि लालू यादव और फिर राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती राजनीतिक कारणों से की गई है। जब पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि सरकार पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराएगी तो फिर वे स्वयं अपने नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे, यानी कि खुद निभाएंगे। जब वहीं पर आवास के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता की मौजूदगी के कारण सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। जब दूसरी और बिहार सरकार का कहना है कि वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा समय समय पर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर की जाती है और उसी के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और फिर विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है और सुरक्षा का ये विवाद बिहार की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। बिहार की सियासत में भूचाल, तेज प्रताप यादव का खुला ऐलान, 6 महीनों में चली जाएगी सम्राट चौधरी की कुर्सी। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेज प्रताप यादव ने कहा कि आने वाले 6 महीने में के भीतर सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी। जब उनके बयान के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और फिर सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। वहीं पर दूसरी ओर एनडीए और फिर सरकार से जुड़े नेताओं ने ऐसे बयान को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। हाल के दिनों में सुरक्षा, सरकारी आवास और फिर अन्य मुद्दों को लेकर के सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। फिलहाल तेज प्रताप यादव के इस दावे ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के कोई आधिकारिक संकेत या फिर राजनीतिक बदलाव सामने नहीं आया है। ऐसे में यह बयान राजनीतिक भविष्यवाणी के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले महीने में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आरजेडी नेता मोहम्मद कारी शोएब की अध्यक्षता में राजद की महत्वपूर्ण बैठक की आयोजित, जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय देगा धरना। दरअसल बात है कि आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद कारी शोएब ने की। जब बैठक में पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा की। इस दौरान बिहार की कानून व्यवस्था, महंगाई और फिर विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजद राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित करेगा। जब पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है और कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। नेताओं का दावा है कि राज्य में कई समस्याओं को लेकर के आम लोगों में नाराजगी है, जिसे धरना कार्यक्रम के माध्यम से सामने लाया जाएगा। राजद नेताओं ने कहा है कि ये धरना कार्यक्रम पार्टी के आगामी राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और फिर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। खान सर की मुश्किलें बड़ी, कोचिंग सेंटर में मिली गंभीर सुरक्षा खामियां, प्रशासन ने दिया अल्टीमेट। दरअसल बात है कि पटना में चल रहे विवाद के बीच खान सर की कोचिंग संस्था एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासनिक जांच के दौरान कोचिंग सेंटर में कई गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई है। बताया जा रहा है कि अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी मानकों का पालन नहीं किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने संस्थान की कमियों को दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों की समीक्षा की और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि तय समय के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया तो फिर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं पर यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब खान सर पहले से ही कोचिंग सेंटर के बाहर हुए विवाद और फिर एफआईआर को लेकर के सुर्खियों में है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर है कि कोचिंग प्रबंधन सुरक्षा संबंधित कमियों को कितनी जल्दी दूर करता है। फिलहाल छात्रों और फिर अभिभावकों के बीच इस मुद्दे को लेकर के चर्चा बनी हुई है। बिहार में घर सड़क बनाना होगा महंगा, बदला बाहर से बालू पत्थर मंगाने का नियम। दरअसल बात है कि बिहार में घर बनाने और फिर निर्माण कार्यों की लागत बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से बालू और फिर पत्थर लाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया। नई व्यवस्था के तहत अब बाहर से आने वाले खनिजों की निगरानी और फिर दस्तावेजों की जांच पहले से अधिक सख्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध खनन और फिर राजस्व
चोरी पर रोक लगाना है। नए नियम लागू होने के बाद निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बालू और फिर पत्थर की आपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। व्यापारियों और फिर निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि अतिरिक्त नियमों और फिर प्रक्रियाओं के कारण परिवहन लागत बढ़ सकती है, जिसका असर बाजार कीमतों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में घर, सड़क और फिर अन्य निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा। वहीं पर आम लोगों और फिर बिल्डरों की नज़र अब इस बात पर है कि नए नियमों का वास्तविक असर बाजार में बालू और फिर पत्थर की कीमतों पर कितना पड़ता है। यदि कीमतें बढ़ती है तो फिर आने वाले समय में निर्माण कार्य पहले की तुलना में महंगे हो सकते हैं। नेपाल बॉर्डर से गांजे की खेप लाने का खेल बेनकाब, बिहार में 3 तस्कर दबोचे गए। दरअसल बात है कि बिहार में नेपाल सीमा से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल बॉर्डर से गांजे की खेप लाने के आरोप में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जब पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर विशेष जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के दौरान संदिग्धों को रोका गया और तलाशी लेने पर अवैध सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और ये तस्करी कितने समय से चल रही थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में निगरानी और फिर सख्त कर दी गई है। नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, किशनगंज में 18 लाख की स्मैक बरामद की गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। यह किशनगंज में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF ने कार्रवाई करते हुए एक कथित स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से बहुत भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। यह जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई बहादुरगंज थाना क्षेत्र में की गई है, यानी कि बहादुरगंज क्षेत्र में 18 लाख रुपए की स्मैक की कार्रवाई हुई है। वहीं पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लोहागड़ा इस्मत टोला निवासी 34 वर्षीय सद्दाम अंसारी अपने घर में स्मैक का भंडारण कर रहा है और वहां से खरीद बिक्री का धंधा चला रहा था। जब सूचना मिलने के बाद ANTF की टीम तुरंत सक्रिय हुई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन खुसरो सिराज के नेतृत्व में ANTF और फिर बहादुरगंज थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। जब पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची और तलाशी शुरू की तो फिर वहां से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मौके से स्मैक के अलावा 11,670 रुपये नगद, 2 डिजिटल तराजू और 10 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इसके बाद आरोपी सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपने घर में मादक पदार्थ रख करके उसकी खरीद बिक्री करने की बात स्वीकार की है। हालांकि अब जांच एजेंसियों का फोकस सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं है, जब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये स्मैक कहां से लाई जाती थी और किन किन लोगों तक पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों का कहना है कि अब स्मैक के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच की जाएगी, यानी कि ये पता लगाया जाएगा कि नशे की खेप किस सप्लायर से आ रही थी और आगे किन लोगों को बेची जा रही थी। इसके साथ ही तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति की भी जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में बहादुरगंज थाना में NDPS एक्ट की धारा 8C और 21B के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर किशनगंज पुलिस का कहना है कि किशनगंज जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के नेतृत्व में हाल के दिनों में नशे, शराब और अन्य अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। जब पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी मादक पदार्थों की खरीद बिक्री या फिर तस्करी की जानकारी मिले तो फिर वे ANTF हेल्पलाइन नंबर 9031816150 पर सूचना दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। दोस्तों, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने रेलवे की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 9 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनाए गए अत्याधुनिक फुट ओवर ब्रिज को यात्रियों की सुविधा और फिर स्टेशन के आधुनिकीकरण का प्रतीक बताया गया था। लेकिन अब इसी फुट ओवर ब्रिज की हालात चर्चा का
विषय बन गई है। दरअसल यात्रियों की सुविधा के लिए इस फुट ओवर ब्रिज में कुल 12 पंखे लगाए गए थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि पंखे पूरी तरह से गायब हैं और उनकी जगह सिर्फ लोहे की रॉडें लटकी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई इस आधुनिक संरचना में बुनियादी सुविधाएं क्यों गायब हो गई है। रेलवे की योजना के अनुसार ये 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और फिर आरामदायक आवागमन की सुविधा देना था। इस ब्रिज में लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल की गई थी ताकि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। लेकिन आज जब गर्मी और फिर उमस अपने चरम पर है, तब पंखों का गायब होना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। यात्रियों का कहना है कि अगर किसी तकनीकी कारण से पंखे हटाए गए थे तो फिर अब तक उन्हें दोबारा क्यों नहीं लगाया गया है। या कई लोगों का कहना है कि खाली लटकती रॉडें ये बताती हैं कि व्यवस्था कहीं ना कहीं अधूरी है। या साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर पंखे चोरी हुए हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है, और अगर रखरखाव के लिए हटाए गए हैं तो फिर उन्हें वापस लगाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस फुट ओवर ब्रिज का मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधा देना था, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल भी विपरीत दिखाई दे रही है। लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि पंखों के गायब होने की वजह सार्वजनिक की जाए और जल्द से जल्द सभी सुविधाओं को बहाल किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार और फिर रेलवे लगातार स्टेशन आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं तो फिर यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं की निगरानी कौन करेगा। दोस्तों, दिल्ली से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन का ऐलान किया गया है। नई बुलेट ट्रेन का ऐलान किया गया है। यहाँ पर 6 घंटे में 1500 किलोमीटर लखनऊ, बनारस, पटना से बंगाल तक 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली से सिलीगुड़ी तक सफ़र करने में कितना किराया लगेगा, या फिर दिल्ली से पटना तक, दिल्ली से वाराणसी तक या फिर पटना से सिलीगुड़ी तक कितना किराया देना होगा। हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर बंगाल को जोड़ने वाली नई बुलेट ट्रेन की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर दी है। ये दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर 4 बड़ी आबादी वाले राज्यों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपको बता दूं कि ये बुलेट ट्रेन दिल्ली, यूपी, बिहार से होकर के बंगाल तक जाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर के बाद इस नए रूट पर काम शुरू किया जाएगा। ये बुलेट ट्रेन दिल्ली के साथ लखनऊ, वाराणसी, पटना जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगी और बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी। इससे राजधानी दुरंतो जैसी ट्रेनों से अभी दिल्ली से कोलकाता तक 20 से 22 घंटा का सफर महज 6 से 7 घंटे में रह जाएगा। यानी कि अभी जिस ट्रेन में सबसे हाई स्पीड जो ट्रेन है उससे अगर सफ़र करेंगे तो 20 से 22 घंटा समय लगता है, लेकिन अब 20 से 22 घंटे की सफ़र कम होकर के मात्र 6 से 7 घंटा ही रह जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने अपने कोलकाता दौरे में दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की है। जब पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को रफ्तार देने की घोषणा भी रेल मंत्री ने की है। आपको बता दूं कि ये 2 अलग अलग हाई स्पीड कॉरिडोर को जोड़ेगा। पहला रूट इसमें दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, दूसरा हिस्सा होगा वाराणसी से पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। वहीं पर मोदी सरकार ने बजट में इस बुलेट ट्रेन परियोजना को प्राथमिकता वाले प्लान में रखा है। वहीं पर दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन नई दिल्ली से चलकर के उत्तर प्रदेश के नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर जैसे शहरों को जोड़ेगी। जब बिहार में यह पटना से गुजरेगी, फिर पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके और फिर टूरिस्ट प्लेस सिलीगुड़ी तक जाएगी। अब इसके स्टेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, पटना। दोस्तों, किशनगंज वासियों को महंगाई का फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गैस का दाम महंगा हो गया है। घरेलू गैस का दाम, जो आप अपने घर में जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं उसका दाम काफ़ी महंगा हो गया है। अब 1043 रुपये से ज़्यादा अब आपको चुकाने होंगे गैस लेने पर। दरअसल बात है कि महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। अब किशनगंज में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत फिर से बढ़ गई है। 7 जून 2026 से नई दरें लागू हो गई हैं और इसका सीधा असर हर घर की रसोई पर पड़ने वाला है। नई कीमतों के अनुसार अब 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को 1043 रुपये 50 पैसे चुकाने होंगे। वहीं पर 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर की कीमत 388 रुपये 50 पैसे कर दी गई है। इसके अलावा 10 किलोग्राम कंपोजिट सिलेंडर अब 753 रुपये 50 पैसे में मिलेगा,
नई दरें लागू होते ही गैस एजेंसियों पर इसकी अधिक चर्चा शुरू हो गई है। जो लोग आज से गैस बुकिंग कराएंगे उन्हें नई कीमत के अनुसार भुगतान करना होगा। ऐसे में पहले से बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे परिवारों के लिए ये फैसला अतिरिक्त आर्थिक बोझ लेकर के आया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से सब्जियां, खाद्य पदार्थों, दूध, तेल और फिर अन्य जरूरी सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर और दबाव बढ़ेगा। खास करके मध्यम वर्ग और फिर निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। जब गृहिणियों का कहना है कि रसोई गैस कोई लग्जरी नहीं बल्कि हर घर की बुनियादी जरूरत है। महीने में 1 या फिर 2 सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए कीमतों में ये बढ़ोतरी सीधे जेब पर असर डालती है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक नाम काफी चर्चा है, वह नाम है खान सर। वही खान सर जिसकी क्लास के वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, जिनकी पढ़ाने की शैली की तारीफ देश भर में होती रही है और जिन्हें कभी युवाओं का पसंदीदा शिक्षक कहा जाता था। लेकिन अब अचानक माहौल बदल गया है। जो लोग कभी खान सर की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग आज उनकी आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट, वीडियो और फिर बहसों की बाढ़ सी आ गई है। इसी बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि खान सर को उनकी बातों की वजह से नहीं बल्कि उनकी मुस्लिम पहचान की वजह से टारगेट किया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की आलोचना उनके बयानों और फिर कार्यों के आधार पर होनी चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। यही बहस आज सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। दरअसल लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति की आलोचना होना कोई नई बात नहीं है। राजनेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो या फिर शिक्षक, अगर वे सार्वजनिक जीवन में हैं तो फिर उनके विचारों और फिर बयानों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब बहस मुद्दों से हट करके व्यक्ति की जाति, धर्म या फिर पहचान पर पहुंच जाती है। खान सर के समर्थकों का कहना है कि जब तक उनकी बातें लोगों को पसंद आती थी तब तक उन्हें देश का बेहतरीन शिक्षक बताया जाता था। लेकिन जैसे ही कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आए, उनके खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा। जब समर्थकों का आरोप है कि आलोचना के नाम पर कई लोग उनकी धार्मिक पहचान को भी मुद्दा बना रहे हैं। वहीं पर आलोचकों का कहना है कि किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति को सवालों से छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी बयान या फिर विचार से असहमति है तो फिर उस पर चर्चा और आलोचना होना लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके विचारों, काम और फिर बयानों के आधार पर होना चाहिए।